Hello, I am Sandeep Tiwari. I have a BTech degree in computer science and I have been teaching physics for last 5 years. I am a physics lover through and through. I have always said that physics does not have to hard. You just need someone to explain it in a way you understand. I can do that. I am passionate about helping students gain confidence and mastery in physics. I taught physics for JEE and NEET online for last 5 years in several coaching industry. Today we learn about the Newton's law of motion. So topic which we covered today, the Newton's law of motion, force and its type, Newton's first law of motion and Newton's second law of motion. और इसके बारे में हम देखेंगे कि इसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने हैं. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है दैट इज द फोर्स. व्हाट इज द फोर्स? जैसे कि फोर्स क्या होता है, तो फोर्स मीन्स कि पुश या पुल. अगर किसी चीज को आप पुश करते हो या पुल करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स. जैसे कि सपोज करो अपने पास में कोई एक ब्लॉक है एंड इस मास इज m. अगर आपने एक फोर्स लगाया यानी कि इसको तुमने इधर पे फोर्स लगा के पुश किया तो ये ब्लॉक इधर पे इस डायरेक्शन में इन द राइट साइड में एक्सीलरेट होगा, यानी कि मैंने इस पे फोर्स लगाया. सो सम कॉन्सिक्वेंस ऑफ फोर्स में बी जैसे कि इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, तो उस बॉडी की स्पीड या तो इंक्रीज हो सकती है या तो डिक्रीज हो सकती है. लेट्स एज्यूम दैट कि अगर मेरे पास में एक बॉडी था और इसका कुछ मास था m. अगर ये बॉडी ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से और मैंने इधर पे फोर्स लगाया f, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, एक्सीलरेट हो जाएगी इस डायरेक्शन में. ठीक है ना. अगर सेवरल थिंग्स, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता देन क्या होता, यानी कि आपका जो एक्सीलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी इन द राइट डायरेक्शन और आपने एक्सीलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया फोर्स की वजह से, तो ये जो बॉडी होगी आपकी ये डिसलरेट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो आपकी डिक्रीज होने लगेगी. ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखा है. ब्रिंगिंग अ बॉडी टू रेस्ट. किसी भी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, अगर आप उस पर फोर्स ज्यादा लगाते हो तो बॉडी रेस्ट पे आ जाती है. जैसे कि कार चलती रहती है तो उसको आप ब्रेक लगा के रेस्ट पे या रोक सकते हो. चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. अगर कोई कार ऐसे चल रही है, सपोज करो तो आपने फोर्स ऐसे लगा दिया तो इस कार की जो मोशन होगा, जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाता है, यानी कि आप डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो थ्रू द फोर्स. एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? वी नो दैट कि F इक्वल टू होता है m into a and unit of m is kg and acceleration is meter per second square. तो दिस इज द SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको ही हम लोग बोलते हैं प्यार से न्यूटन. और SI यूनिट की बात करें तो kg को आप लिख सकते हो ग्राम, मीटर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर एंड सेकेंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट में डायन. यहाँ पे फोर्स है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. सपोज करो कि वी कैन से दैट कि F इक्वल टू 10 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है इन द ईस्ट डायरेक्शन में. सो दिस 10 इज योर मैग्नीट्यूड एंड न्यूटन n इज द यूनिट, इससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, यूनिट है. एंड इन ईस्ट डायरेक्शन देन दिस ईस्ट यू टेल यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, आप किस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, बेसिकली सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं, तो इस चीज को हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ फोर्स. There are several types of force. First one is contact force, electromagnetic force, gravitational force, and nuclear force. And in this chapter, we will learn about the contact force. So contact force is defined as normal force and friction force and tension force. तो नॉर्मल फोर्स दो बॉडी के बीच में लगता है अगर आप कंप्रेस करते हो. फ्रिक्शन, अगर कोई बॉडी मूव करता है तो अगर ग्राउंड उसको अपोज कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा. और टेंशन हम लोग किसी स्ट्रिंग में पढ़ेंगे. ठीक है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि अगर तुम्हारे पास में दो चार्जेस हैं, एक Q1 और एक Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है along the line joining that is given by K Q1 Q2 by R square, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगते हैं m1 m2, और इनके बीच में अगर डिस्टेंस r है देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. न्यूक्लियर फोर्स, इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वहां पे देखेंगे.
That is the vast topic. Now, Newton's first law of motion. It is also known as law of inertia. According to this law, a system will remain in its states of rest or uniform motion unless a net external force acts on it. And first law also can be defined as it is the net external force acting on a body is zero. Only then the body remain at rest. यानी कि जब तक आप किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगाते हो तो रेस्ट पे रहेगा, यानी कि एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे तो रेस्ट पे रहेगा। या कोई मूविंग बॉडी है, आप उस पर कांस्टेंट फोर्स लगाओगे तो भी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री बॉडी डायग्राम। So there is a mass। अब यहाँ पे मैं कुछ फोर्सेस लगाता हूँ इसके ऊपर। मान लेते हैं कि यहाँ पे फोर्सेस F1 है, यहाँ पे फोर्स मान लो F4 है, यहाँ पे फोर्स लेट्स कॉल F2, यहाँ पे फोर्स लेट्स कॉल F3 और यहाँ पे फोर्स मान लिया मैंने F5 है। इस तरह से कुछ मैंने फोर्सेस ले लिया। अब इस मास को क्या मान लेता होता है तुमको, एक पॉइंट मास मान लो इसको, लेट्स कॉल दिस इज द पॉइंट मास। अब अपने को पता है कि mg नीचे लग रहा होगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड, तो mg नीचे लगा दो। अब वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, चीज अपने को पता है कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। F3 इधर पे लग रहा है यानी कि इन दिस डायरेक्शन F3 फोर्स, F2 नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो F2 इधर पे लगा दो। F4 ऐसे लग रहा है, इसको भी पैरेलली शिफ्ट कर दो वेक्टर को तो इधर पे आएगा, यानी कि दिस इज योर F4। और F5 ऐसे लग रहा है यानी कि इसको भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं इधर पे, यानी कि ये दिस इज योर F5 एंड F1 इन दिस डायरेक्शन हियर। तो इसको बोलते हैं पॉइंट मास। इस तरह से आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना सकते हो, एक पॉइंट मास मान के किसी भी फोर्स का। नेक्स्ट नॉर्मल फोर्स। It is the component of contact force perpendicular to the surface. It measures how strongly the surface in contact are pressed against each other. तो नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी किसी भी ब्लॉक को, कोई भी ब्लॉक किसी बॉडी ग्राउंड को कितनी तेजी के साथ में कंप्रेस करता है, तो वहां पे जो भी फोर्स आता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। यानी कि अगर ये कोई ब्लॉक है तो इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रहा होगा, यानी कि ये ब्लॉक ग्राउंड को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए ग्राउंड इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाती है इन द अपवर्ड। सो यहाँ से आप लिख सकते हो कि n इक्वल टू तुम्हारा हो जाता है mg। इसको इसलिए लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। तो नॉर्मल फोर्स के लिए कुछ चीजें नेसेसरी होती हैं, जैसे कि टच होना जरूरी है, अगर टच नहीं है तो नॉर्मल नहीं आएगा। द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स इज सच दैट इट ट्राइज द कंप्रेस द बॉडी ऑन व्हिच इट एक्ट्स, यानी कि ये बॉडी जो है, जो मास m है, ये इसको नीचे की तरफ कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है ग्राउंड को। इसके लिए जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। नाउ कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे कि आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि ड्रॉ द नॉर्मल। तो ये एक लैडर है और ये लैडर इस तरह से रखा गया, इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बी। आपको बताना है यहाँ पे नॉर्मल किधर आएगा। तो ये तुम देखोगे ये लैडर इसको इधर पे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन आपकी इन दिस डायरेक्शन, और ये वाला पार्ट इसको नीचे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, सो नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर एक लैडर है जिसका सेंटर ऑफ मास भी लग रहा होगा mg इन डाउनवर्ड। सिमिलरली यहाँ पे भी तुमको नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अगर इस पॉइंट को फिर से अगेन ए मानूं और इस पॉइंट को मैं बी मानूं, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये लैडर इसको इधर पे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन जो होगी इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि Na यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, नॉर्मल ऑलवेज एक्टिंग। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन सिमिलरली जैसे यहाँ पे लगाया था मैंने बी पे, सिमिलरली यहाँ पे NB। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुझसे कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपके पास में एक 5 kg का ब्लॉक है तो आप नीचे mg लगाते हो। mg यहाँ पे मैं g की वैल्यू 10 लेके चल रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 5g यानी कि 5 इंटू 10, दिस मीन दैट 50 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे ऊपर नॉर्मल लगा दो। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, n इक्वल टू 50 न्यूटन। दिस इज द नॉर्मल फोर्स। अब इसमें
यहाँ पे भी आपसे नॉर्मल यहाँ पे पूछा गया है, N1 बोल देता हूँ, और एक बार नॉर्मल यहाँ पे पूछा गया है N2, ग्राउंड पे कितना लगेगा। अगर FVD 2 kg के लिए बनाऊँ मैं, 2 kg के लिए बनाओगे FVD क्या होगा, 20 न्यूटन नीचे इसके लिए, और नॉर्मल ऊपर N1, यानी कि यहाँ पे आपका नॉर्मल N1, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि N1 इक्वल टू 20 न्यूटन। अब अगर 5 kg का FVD बनाऊंगा तो क्या होगा, FVD ऑफ 5 kg, सो 5 kg के लिए आप बोल सकते हो कि 50 न्यूटन सर नीचे लगेगा, एंड 20 जो 2 kg का ब्लॉक है ये भी नॉर्मल लगाएगा इन डाउनवर्ड N1 एंड N2 इज अपवर्ड, सो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 प्लस 50 एंड N1 इज 20 प्लस 50 इक्वल टू 70 न्यूटन। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, इसको सिस्टम मान लो, तो मास कितना हो जाएगा टोटल 7 kg, तो 7 kg का 70 न्यूटन नीचे और नॉर्मल N2 इज अपवर्ड, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो N2 इक्वल टू 70 न्यूटन, दैट इज द मच मोर इजी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इन दिस क्वेश्चन अगेन वी विल वांट टू फाइंड द नॉर्मल, तो यहाँ पे मैंने मान लिया नॉर्मल N1, यहाँ पे नॉर्मल लेट्स कॉल N2, और यहाँ पे नॉर्मल है N3। तो 2 kg के लिए कैसे निकाल लोगे नॉर्मल, तो 2 kg के लिए मैं बोल सकता हूँ कि सर 20 न्यूटन नीचे लगेगा, जस्ट 20 न्यूटन नीचे अप्लाई करो, और नॉर्मल ऊपर N1, यहाँ से N1 कितना मिलेगा आपको 20 न्यूटन, दैट इज द मच मोर सिंपल। सिमिलरली आप 3 kg के लिए, इतने के लिए अगर 3 kg के लिए निकालना है तो 2 kg ब्लॉक इसके ऊपर है, इतने को आप सिस्टम की तरह ट्रीट करो, नहीं तो आप 3 kg का अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिस्टम ट्रीट करते हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी सी सिंपल हो जाती है, यानी कि ब्लॉक हो जाएगा 3 + 2 5 kg। तो अगर 5 kg का FVD बनाते हो आप तो कैसे बनेगा, यहाँ पे नीचे 50 न्यूटन और ऊपर N2, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो N2 आएगा दैट विल बी 50 न्यूटन। सिमिलरली इस पूरे सिस्टम का आप बना सकते हो अभी, क्योंकि मुझे 5 kg पे बताना है, तो आप 2 kg और 3 kg का ब्लॉक 5 kg के ऊपर है, तो नॉर्मल यहाँ पे बताना है, यानी कि इन सबको सिस्टम मान लो, तो ब्लॉक हो जाएगा 2 + 3 5 + 5 10 kg, यानी कि जो 10 kg का बनेगा अब, जो N3 निकालना है हमें, तो 100 न्यूटन नीचे और नॉर्मल N3 बोल रहा हूँ मैं, N3 ऊपर, तो यहाँ से आप लिख सकते हो N3 इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, या तो चाहो तो आप अलग अलग सबका करके बना सकते हो, बस नॉर्मल जैसे मैंने पीछे दिखाया था उस तरह से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल बताना है आपको, और नॉर्मल हमेशा पता होता है हमें कि परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस लगता है, यानी कि इधर पे लगेगा, और इसका mg बोल देते हैं कि नीचे, और mg मतलब 5 × 10 यानी कि 50 न्यूटन नीचे। अब mg के 2 कंपोनेंट कर लेते हैं, एक तो इधर पे होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल भी 37 डिग्री होगी, और वो कैसे होगी, ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि mg परपेंडिकुलर कट करेगा इसको, तो ये एंगल आप बोल सकते हो कि 53 हो जाएगा, ये 37, यानी कि ये जो होगा कंपोनेंट हमारा 50 cos 37, और cos 37 की वैल्यू हमें पता होती है, होता है 4/5, यानी कि 5 ये 10, यहाँ पे आप बोल सकते हो होता है 40 न्यूटन। यहाँ से जो तुम्हें नॉर्मल मिलेगा दैट विल बी 40 न्यूटन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं n इक्वल टू 40 न्यूटन। समटाइम्स आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम दैट कि जैसे कि सपोज करो कि 37 पिछले क्वेश्चन में जो देखा मैंने cos 37, तो उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना होता है कि ये एंगल 37 डिग्री, इस एंगल को 53 डिग्री मान लो, और ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है, तो 37 के सामने सबसे छोटा 3, ये 4 और ये 5, छोटा सा ट्रिपलेट होता है, यहाँ से आप sin 37 cos 53 की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से sin 37 निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5। सिमिलरली cos 37 जो मैंने वहाँ पे लिखा था दैट यू कैन राइट इट 4/5। क्लियर है, इसको आप नोट करके लिख सकते हो। नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ मास ऑफ द ब्लॉक 5 kg, यानी कि इस ब्लॉक का मास हमें दिया है 5 kg, देन फाइंड आउट द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, तो हमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे बताना है, ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो अगर इसका ये सेंटर है तो हमें पता होता है कि सेंटर से mg नीचे लगेगा, ऐसे इस तरह से mg नीचे लगा दो, और 5 kg है तो यू कैन से दैट कि 15 न्यूटन नीचे लगेगा, और यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन इधर पे, इसको n बोलो, और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे इधर पे, ऐसे दिस इज आल्सो n। अच्छा, ये
इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो अगर एंगल 60 डिग्री था तो यू कैन से दैट दिस इज द 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री। और अपने को पता होता है कि टेंजेंट है, इस लाइन को आप बोल सकते हो कि ये टेंजेंट है इस पे, तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगी, क्योंकि ये अगर सेंटर से जा रहा है तो ये हमारी रेडियस होगी, तो एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। और ये 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 30, यानी कि ये आपका बनेगा 60 डिग्री। अगर इस ट्रायंगल में देखो, इसको मैं ए बोल देता हूँ, ये बी ये सी, तो ए बी सी में ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको लाइन को ऐसे बढ़ा दो, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो इधर पे देखो, ये अगर 60 डिग्री है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा, एंड दिस एंगल, जैसे ये 60 डिग्री है सिमिलरली ये भी 60 डिग्री होगा, सो दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। क्लियर इतना? तो अब आपको जो है n का कंपोनेंट लेना है, तो n का कंपोनेंट कैसे ले सकते हैं हम लोग? अगर n का कंपोनेंट लेना तो एक कंपोनेंट आप इधर पे n का, तो कितना हो जाएगा n sin 60, और इधर पे हो जाएगा n cos 60। सिमिलरली इसका इधर पे हो जाएगा n sin 60, जिसके साथ में थीटा लगा हो, जिसके साथ में एंगल लगा हो तो उसको हम लोग कॉस लिखते हैं, जिससे नहीं लगा उसको साइन लिखते हैं। तो ये भी आपका इसके देखो 60 लगा है, तो यानी कि ये भी आपका क्या होगा n cos 60 ऐसे। अब बहुत ध्यान से देखोगे तो ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, दिस कंपोनेंट इज कैंसिल आउट टू ईच अदर। अब नीचे mg लग रहा है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखाऊं तो आप बोल सकते हो कि सर 50 न्यूटन इज डाउनवर्ड, और ऊपर कितना लग रहा है n cos 60 और n cos 60, तो मैं बोल सकता हूँ 2n cos 60। तो यहां से लिख सकते हो आप 2n cos 60 इक्वल टू 50। सो 2 एंड ये 50 कट के 25 बन जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो n एंड cos 60 इज गिवन यू 1/2 इक्वल टू 25, यानी कि यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 2 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 50 न्यूटन। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपको नॉर्मल बताना है इस पे। ये 8 मीटर दिया है, तो ये सेंटर होगा इसका, आपको रेडियस 5 मीटर दिया है एंड मास 10 kg गिवन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट इस पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाएगा ऐसे, इसको बोल दो n, एंड दिस पॉइंट यहाँ पे जो ब्लॉक है आपका, ये भी इधर पे नॉर्मल लगाएगा ऐसे, दिस इज आल्सो n, और mg नीचे लगेगा ऐसे। इसे नीचे इसके लिए बना रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको दिख जाए कि ये mg इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 मीटर एंड दिस इज आल्सो 4 मीटर। ठीक है, तो इसको ऐसे बना लो। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि ये 4 हो गया था, यानी कि ये बनेगा आपका 2 मीटर एंड दिस इज आल्सो 2 मीटर। ओके, और रेडियस अपने पास में है 5 मीटर एंड दिस इज आल्सो 5 मीटर। नहीं, ये 8 मीटर था तो ये 4 मीटर होगा, सॉरी। हाँ, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा। क्लियर? ये 5 मीटर। अच्छा, ये कितना होगा? अगर पाइथागोरस सी यूज करोगे आप, तो इसको अगर मैं सी बोलूँ और इसको ए बोल देता हूँ, तो ए सी यू कैन राइट इट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25 एंड 4 स्क्वायर इज 16। 25 माइनस 16 विल गिव यू 9 एंड इस स्क्वायर रूट इज 3, तो ये साइड आपकी मिल जाएगी 3 मीटर। तो अब ये देख रहे हो आप, छोटा सा ट्रिपलेट है 3 4 5 का, जैसे कि मैंने पीछे आपको ट्रायंगल बताया था। तो जो 3 के अपोजिट साइड होगा, अपोजिट एंगल होगा, उसका जो एंगल होगा दैट विल बी 37 डिग्री। तो ये 37 हो गया, ये 90 है, तो ये आपका बनेगा 53 डिग्री। तो n का कंपोनेंट लेना है मुझे, तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये 53 है तो दिस एंगल इज आल्सो 53 डिग्री, या आप बोल सकते हो कि ये एंगल 37 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल हमारा 37 डिग्री हो जाएगा। तो n का एक कंपोनेंट इधर पे आएगा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो n cos
n cos 53, और इसके लिए भी होगा n cos 53। तो मैं लिख सकता हूँ 2n cos 53 इक्वल टू mg मीन्स मास कितना है 10 kg, तो यू कैन राइट इट 100। सो 2n and cos 53 will gives you 3/5, so this will be equal to 100 and 2, और ये बन जाएगा 25। सो n कितना आ जाएगा 25 5 जा 125/3 न्यूटन। क्लियर है ये? ओके। हाँ, इन क्वेश्चन टेंशन, व्हाट इज द टेंशन? टेंशन इन स्ट्रिंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कि टेंशन किस टाइप का फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट अराइजेस व्हेन द स्ट्रिंग इज पुल्ड, इफ अ मासलेस स्ट्रिंग इज नॉट पुल्ड देन टेंशन इज जीरो। अब सपोज करो कि ये मेरे पास में अगर एक स्ट्रिंग है, तो ये भी स्लैकिंग कंडीशन में है, यानी कि यहाँ पे टेंशन जीरो होगा। अब ये एक टाइट स्ट्रिंग हो गई, तो जो स्ट्रिंग ले रहे हैं यहाँ पे वो मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम होगा अगर स्ट्रिंग मासलेस हो। यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी। अब एक क्वेश्चन है टेंशन के ऊपर, टेंशन को मार्क कैसे करना होता है। अगर यहाँ पे टेंशन मार्क करना है तो आप यहाँ पे बैठ के छतरी ऐसे ओपन करो, ये टेंशन। अगर यहाँ पे मार्क करना है तो ऐसे, दिस इज योर टेंशन। यहाँ के लिए टेंशन ऐसे, इसको T1 बोल देता हूँ, इसको T2 बोल दो, एंड दिस टेंशन इज आल्सो T2। और mg आपका नीचे लगेगा, यानी कि 20 न्यूटन इज डाउनवर्ड। तो अगर ये एंगल 37 डिग्री है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर इसका BD बनाओगे ऐसे, यहाँ पे देखो 20 न्यूटन, और T1 आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है और T2 ऐसे लग रहा है। तो अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये जो 37 डिग्री था, यानी कि ऐसे देखो, तो ये 90, ये एंगल 53 डिग्री, यानी कि ये एंगल आपका 53 डिग्री होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस एंगल विल बिकम 37 डिग्री, ये 53 था, ठीक है। तो यहाँ पे आप T1 का कंपोनेंट कर सकते हो, T1 cos 37, और इधर पे हो जाएगा T1 sin 37। यू कैन राइट T2 इक्वल टू T1 sin 37, और sin 37 हमें पता होता है वो कितना होता है 3/5, यानी कि 3T1/5। दिस इज द T2, और यहाँ से लिख सकता हूँ मैं T1 cos 37 इज इक्वल टू 20। तो T1 एंड cos 37 विल बी इक्वल टू 4/5 इक्वल टू 20, 4 5 जा, यानी कि यहाँ से T1 जो मिलेगा हमें दैट इज द 25 न्यूटन। इस T1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 × 25/5, 5 5 जा 25, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3 × 5 यानी कि 15 न्यूटन, क्योंकि 5 से 5 25 कट गया था, तो 5 बचेगा यहाँ पे, तो 15 न्यूटन आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। दैट इज द T2। Newton's second law. Newton's second law, it states the change in momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction which force is acts. तो बेसिकली जो न्यूटन सेकेंड लॉ होता है दैट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यू कैन राइट F इक्वल टू dp/dt, where p is linear momentum as is written as m into v। वेक्टर क्वांटिटी होती है सब। यू कैन राइट इट F, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं m into v अपॉन dt। अब इसके दो पार्ट्स कर सकते हैं, एक तो अगर m कांस्टेंट है तो जो F मिलेगा हमारा m dv/dt, और dv/dt को क्या लिख सकता हूँ मैं एक्सीलरेशन, यहाँ से मिल जाता है आपको m into a। ये एक न्यूटन सेकंड लॉ का एक स्पेशल केस है। सिमिलरली सेकंड केस में क्या बोल सकता हूँ मैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए और m वेरिएबल है, देन जो फोर्स मिलता है आपको दैट वी रिटन एज v dm/dt। तो क्वेश्चन बनता है इसमें वेरिएबल मास के, जो कि अच्छे क्वेश्चन होते हैं नीट और जेईई में पूछे जाते हैं।
यहाँ पे वेरिएबल मास के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाँ, इसको आप एज ए सिस्टम मान के सॉल्व कर सकते हो। तो इसका मास कितना हो जाएगा 2 + 1 3 + 3 6 kg, यानी कि इसका मास कितना आ गया हमारे पास में 6 kg। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो 120/6 यानी कि 6 × 12 यानी कि 20 मीटर/सेकंड²। तो ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। अब अगर यहाँ पे आपको नॉर्मल बताना तो एक नॉर्मल इधर पे लगेगा, एक नॉर्मल इधर पे लगेगा। तो अगर मैं 1 kg के लिए लिखूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल जो फोर्स हमारा है 120 न्यूटन इधर पे लग रहा होगा, और जो नॉर्मल फोर्स होगा इसको N1 बोल दो, N1 इधर पे लग रहा है, एंड एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन। सो वी कैन राइट 120 - N1 = 1 × A, यानी कि 1 × A की वैल्यू है 20। यहाँ से आप लिख सकते हो N1 = 120 - 20 100, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। सिमिलरली 2 kg का बनाओगे तो प्रॉब्लम है, 3 kg का बना लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये इधर पे लगाएगा एक फोर्स, इसको मैं N2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि N2 इधर पे लग रहा होगा और एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में, तो यू कैन से दैट कि N2 = हो जाएगा 3 × A, एंड N2 = हो जाएगा, A की वैल्यू हमें पता है, तो 3 × 20 यानी कि 60 न्यूटन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में आप बोलो कि 50 न्यूटन नीचे लगेगा और ये फोर्स ऊपर लग रहा है, यानी कि ऐसे BD बना लो इसका 50 न्यूटन नीचे एंड 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। और 50 के कंपोनेंट करने पड़ेंगे मुझे, एक तो इस डायरेक्शन में, तो इसको आप लिख सकते हो 50 एंड sin 37 इज गिव यू 4/5, ये 10 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 40 न्यूटन। और इस डायरेक्शन में अगर एक कॉस का कंपोनेंट बनेगा तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 3 आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 30 न्यूटन। और एक सीरीज 10 का भी कंपोनेंट करना पड़ेगा हमें, यानी कि एक इधर पे होगा और एक इधर पे होगा। अगर ये एंगल 37 डिग्री था तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल 53 होगा। तो 10 का cos 53 एंड cos 53 इज गिव्स यू 3/5, 5 to 10 यानी कि 6 न्यूटन, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8 न्यूटन। तो 40 - 8 = 5 × A, 40 - 8 हो जाएगा आपके पास में 32 = 5 × A, इक्वल टू आ जाएगा 32/5 मीटर/सेकंड²। ये बताना था। और नॉर्मल भी बता सकते हो, नॉर्मल के लिए ये नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, तो N = क्या बन जाएगा 30 + 6 यानी कि 36 न्यूटन। दिस इज योर नॉर्मल फोर्स। So this is all about the lesson.